हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 10वीं कक्षा की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरणों क्या होती हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा किस तरह से दिखाते हैं। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। आइए चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हम किसको कहते हैं, तो जानते हैं। आइए चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सी कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना। या देखो प्यारे बच्चों, हमें कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब गर्मियों के समय में जब आप आटे में पानी डाल के छोड़ देते हैं तो कुछ घंटों के बाद में, कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि उसमें जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें खमीर निकल आते हैं, उसका खमीर बन जाता है। ठीक है ना। तो उसमें फंगी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सब हो कैसे पाता है, क्योंकि बच्चों जब पानी में आटा डालकर या आटे में पानी डालकर हम उसको रख देते हैं तो उसको टेम्परेचर मिलता है, उसको तापमान अधिक मिलता है, तो वो उसके साथ में रिएक्शंस करके, अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है ना, खमीर का निर्माण कर देता है। ठीक है, ओके। अब प्यारे बच्चों, जैसे इसमें आपने देखा होगा आप लोहा है, लोहे को आप जो है खुली जगह में छोड़ दो तो उस पर जो है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना। तो उसको खुले दो, उस पर जर आ जाएगा, जो भूरे ब्राउन कलर का जो जर आ जाएगा वो फेरस ऑक्साइड होगा। ठीक है ना। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण जो नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बस समझ में आया बच्चा। किसी भी पदार्थ में कोई भी परिवर्तन अगर होता है, किसी भी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन अगर होता है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक परिवर्तन के कारण कोई नया पदार्थ बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। देखो बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। जैसे कि हम दूध से दही तो बना सकते हैं, यानी कि अभिकारक से उत्पाद तो बना सकते हैं, लेकिन उत्पाद से अभिकारक में नहीं बदला जा सकता। दूध से दही को बना सकते हो, लेकिन क्या दही से दूध को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है ना। तो जैसे खाने को पकाना है ना, और दूध से दही का बनना, और लोहे की कील पर जंग लग जाना, तो आदि क्या है, यहाँ पे क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अब मैग्नीशियम को हम वायु की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शंस कराएंगे वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम देखो बच्चों बहुत ही क्रियाशील धातु है, जो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ में शीघ्रता से क्रिया कर लेती है और उत्पाद क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। और जिसको हम जो है, अगर इसकी हमें मैग्नीशियम धातु की इसकी हमें पुनः किसी के साथ में रिएक्शन कराया है, वायु के साथ में रिएक्शन करानी है, तो उसको हमें रेगमाल से या क्या रेग पेपर से इसको साफ करना पड़ेगा। इसमें मैग्नीशियम धातु को अलग करना पड़ेगा, तब जाके उसकी रिएक्शंस हो पाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए हम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसकी रेगमाल से साफ करते हैं। ठीक है ना, इसलिए। तो बच्चों
अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं का हमें पता कैसे चलता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, तो इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है गैस का उत्सर्जन। पहले बच्चों, जब भी कहीं दो या दो से अधिक पदार्थों की रिएक्शंस होगी, आपस में अभिक्रिया होगी, तो वहाँ अगर कोई गैस निकल रही है तो इसका मतलब वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे जैडन धातु की तनु डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शंस होती हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है प्लस H2 गैस निकलती है। समझाइए बच्चों, यानी कि जैडन धातु तनु डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है फिर बच्चों, ओके, यानी कि अगर कहीं गैस निकलती है तो इस समय पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है तापमान में परिवर्तन। देखो बच्चों, तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में परिवर्तन अगर होता है तो उसको क्या कहेंगे, ताप में परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो चूने तथा पानी के बीच अभिक्रिया से भुजा हुआ चूना बनता है तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। प्यारे बच्चों, जब हम चूने की कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया पानी के साथ में कराते हैं तो क्या होता है, भुजा हुआ चूना बनता है, यानी कि CN2OH का बनता है। ठीक है ना, और काफ़ी मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसमें निकलती है। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है, जो भुजा हुआ चूना होता है उसको हम सफ़ेदी करने के लिए या लिपाई करने के लिए उसको यूज करते हैं। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ में धीमी गति से रिएक्शन करके और कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनाता है। यानी कि जो Ca*OH का ट्वाइज, ये जो है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शंस करके क्या बनाता है, CaCO3 संगमरमर बोलते हैं जिसको, प्लस H2O। ठीक है, इसमें से जल निकल जाएगा और ये इसकी लेयर बन जाएगी संगमरमर की कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तो यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, यानी कि भुजा हुआ चूना जो है वो क्या नाम, कैल्शियम ऑक्साइड जो क्रिया किससे करेगा, जल से क्या बनेगा, भुजा हुआ चूना, यानी कि CN2OH का ट्वाइज। ठीक है, प्लस ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ऊर्जा निर्मुक्त होगी। जब हम देखते हैं, देखो जब हम कली जो बोलते हो ना तुम, कली जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी हीट निकलती है उसमें से। ठीक है ना, और उसे हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ताकि वो जब वो आपस में जो मिल जाए, जब वो ठंडा हो जाए, इसको हम लेप सकें। ठीक है ना, उसको सफ़ेदी कर सकें। ठीक है ना, तो वहाँ से ऊर्जा निकल जाएगी। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना होता है, जब हम इसको लिपते हैं तो ये क्या होता है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ में धीमी गति से रिएक्शन करता है। ठीक है ना, धीमी गति से रिएक्शन करने के बाद में ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है। ठीक है ना, जो जिसमें काफ़ी चमक होती है। ठीक है ना, संगमरमर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसमें काफ़ी चमक आ जाती है, जिससे हमें लगता है कि हाँ हमारा घर चमक जाता है। ठीक है ना, और वहाँ से जल उड़ जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत आ जाती है। ठीक है ना,
तो तापमान में परिवर्तन यानी कि तापमान में परिवर्तन होना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, तो नेक्स्ट पॉइंट अवक्षेप का बनना। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रासायनिक अभिक्रिया से लेड आयोडाइड के पीला अवक्षेप बनते हैं। तो मैंने बताया बच्चों अभी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शंस करके उनके बीच अवक्षेप यानी कि पीले रंग के अवक्षेप आ गए तो आएंगे, तो क्या होगा, तो वहाँ क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे बताया है लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का ट्वाइज प्लस पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki के बीच में रिएक्शंस होगी, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा PbI के साथ में बन जाएगा PbI यानी कि Pb ये है, ये I के साथ चला जाएगा यानी कि Pb लेड आयोडाइड। ठीक है, और प्लस क्या बच गया यहाँ पे, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, बनेगा। ठीक है, और हमारे पास इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीले रंग के अवक्षेप आ जाएंगे। PPT इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ क्या होगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, और अब देखो अवस्था में परिवर्तन, मैंने बताया अभी अवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया से मेथनॉल द्रव बनता है। मेथनॉल द्रव बनता है। ठीक है, और देखो जैसे कार्बन CO प्लस H2 कर लो उसको, और क्या बनेगा, मेथनॉल द्रव यानी कि CH3OH। ठीक है, मेथनॉल। ठीक है, अब रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या होगा, देखो लोहे को आप खुला छोड़ दो तो क्या होगा, उस पर भूरे रंग की एक परत आ जाएगी यानी कि उसके कलर में चेंज हो जाएगा। तो उसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सूत्रों का, जैसे नाइट्रोजन को अगर हम यहाँ नाइट्रोजन लिखेंगे तो कितना लंबा बैठेगा, बहुत ज़्यादा। तो हम उसको सूत्रों के द्वारा यानी कि नाइट्रोजन गैस को हम N2 से दिखाएंगे और हाइड्रोजन गैस को हम H2 से दिखाएंगे और NH3 अमोनिया को हम NH3 से दिखाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब यानी कि इनके सूत्रों के द्वारा उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो रासायनिक समीकरण यानी कि A + B कोई रिएक्टेंट अभिकारक पदार्थ मिलकर के C + D बनाते हैं, यानी कि नए उत्पाद बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, और रासायनिक समीकरण में क्या होता है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, यानी कि अभिक्रिया करने से पहले, उत्पाद बनने से पहले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया होने के बाद में जो पदार्थ बनते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभिकारक
अभिकारक इसमें N2 + H2 = 3NH3 यानी कि अमोनिया गैस, यानी कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। N2 और अभिकारक N2 और H2 ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन N2 और H2 के आपस में रिएक्शंस करने से होगा, ठीक है। और उत्पाद, इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ NH3 अमोनिया गैस का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं, इनके प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं।